जब साल 1907 में ओक्लाहोमा अमेरिका का आधिकारिक राज्य बना, तब क्री जनजाति के संरक्षकों के परिवारों को जमीन के हिस्से दिए गए। उन्हीं में से एक थी एक छोटी सी लड़की सारा रेक्टर। सारा को भी जमीन का एक टुकड़ा मिला, लेकिन सारा खुद नहीं जानती थी कि उस जमीन का क्या किया जाए। वो जमीन देखने में बिल्कुल बेकार लगती थी। चारों तरफ सूखी मिट्टी थी, जहरीले सांप थे और बार बार तेज तूफान आते रहते थे। सारा के पिता जो का मानना था कि ऐसी जमीन को बेच देना ही सही रहेगा। लेकिन एक दिन सारा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसकी जमीन के नीचे कुछ बहुत तेज बह रहा हो। ऐसा लगा मानो जमीन के अंदर कोई जोर से बहती हुई नदी छुपी हो। सारा को पूरा यकीन हो गया कि जमीन के नीचे तेल है। उसने अपने माता पिता को यह बात बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। हालात इतने खराब थे कि उसके परिवार के पास जमीन का टैक्स भरने के लिए $30 तक नहीं थे। फिर भी सारा अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, भगवान ने मुझे सुनने के लिए कान दिए हैं, मुझे ये जमीन किसी वजह से ही मिली है। इसके बाद सारा अपने पिता जो के साथ तेल कंपनियों के दफ्तरों के चक्कर लगाने लगी। लेकिन उस जमाने में एक अश्वेत आदमी को दफ्तर में घुसने तक नहीं दिया जाता था। हर बार जो का अपमान किया जाता और उसे बाहर निकाल दिया जाता। एक दिन जो पैन ओक्लाहोमा पेट्रोलियम नाम की कंपनी में गया। वहां के लोगों ने उसे कचरा उठाने वाला समझ लिया और उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया। उधर सारा एक कैफे में चली गई, लेकिन वो कैफे सिर्फ गोरे लोगों के लिए था। एक आदमी ने प्यास से परेशान सारा को पानी की जगह नींबू पानी दे दिया। जब सारा ने नींबू पानी पी लिया तो वेट्रेस ने उसका गिलास कपड़े से उठाया, जैसे वो गिलास छूने लायक भी ना हो। सारा उस आदमी को धन्यवाद देना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही वेट्रेस ने उसे जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। उसी समय जो ने दफ्तर में साफ शब्दों में कहा, मैं कचरा उठाने नहीं आया हूं, मैं अपनी बेटी की जमीन में तेल खुदवाने आया हूं। तभी सारा खुद दफ्तर में घुस आई। उसने पूरे भरोसे के साथ कहा, मेरे पास 160 हेक्टेयर जमीन है और उसके नीचे तेल है। उसने नक्शा निकाला और जगह भी दिखा दी। सारा नक्शा पढ़ना जानती थी। कंपनी का एक आदमी, जिसे सब बिग जिम कहते थे, उनके साथ जमीन देखने गया। उसने कहा कि यहाँ ड्रिलिंग करना बहुत जोखिम भरा होगा, इसमें कई महीने लगेंगे और सैकड़ों फीट नीचे तक खुदाई करनी पड़ेगी। सारा ने शांति से जवाब दिया, तो पहले जमीन जोतनी पड़ेगी। सारा की समझदारी से प्रभावित होकर बिग जिम ने उसे अपना स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट दिया। उसने कहा कि वो 6 महीने के लिए प्रति हेक्टेयर 50 सेंट देगा, लेकिन सारा जानती थी कि असली कीमत $1 होती है। उसने साथ ही रॉयल्टी की भी मांग की। थोड़ी बातचीत के बाद बिग जिम मान गया। 3 महीने तक ड्रिलिंग चलती रही, लेकिन फिर कंपनी ने कहा कि वहां कुछ नहीं निकला और उन्होंने मशीनें वहीं छोड़ दी। सारा पूरी तरह टूट गई। कुछ ही दिनों बाद एक आदमी उनके घर आया और जमीन खरीदने की बात करने लगा। उसने जो से कहा कि मर्दों की तरह बात करें, लेकिन सारा जिद करके वहीं खड़ी रही और बोली, ये मेरी जमीन है। वो हर बात ध्यान से सुन रही थी। आदमी ने पहले बहुत कम कीमत बताई, फिर धीरे धीरे कीमत बढ़ाता गया। जब जो ने कहा कि पहले बेटी से पूछना पड़ेगा, तो वो आदमी गुस्से में वहां से चला गया। तभी सारा समझ गई कि ये आदमी उसी कंपनी की तरफ से भेजा गया था। उन्हें जमीन में जरूर कुछ मिला था और अब वे चालाकी से जमीन हथियाना चाहते थे। सारा की माँ रोज ने जल्दी से जमीन के कागज तैयार किए। पूरा परिवार उन कागजों को छुपाने खेत की तरफ भागा, लेकिन तभी एक गाड़ी आती दिखाई दी। हथियारबंद लोग घर में घुस आए और कागज ढूंढने लगे। सारा का कुत्ता ब्लू उन पर झपटा, लेकिन उसे गोली मार दी गई। कुछ देर बाद सब लोग चले गए। इस सब के बाद बिग जिम सारा से बहुत नाराज हो गया। अब उन्हें पता चल चुका था कि ये जमीन हम चाहते हैं। इसी बीच सारा का कुत्ता ब्लू, जिसे गोली लगी थी, कहीं भाग गया था। सारा ने कहा, ये दस्तावेज एक अभिशाप है। लेकिन रोज ने कहा, यही तो तुमने कहा था कि भगवान ने तुम्हें ये जमीन किसी खास वजह से दी है। अगले दिन सारा अपने कुत्ते ब्लू को ढूंढने निकली। उसे सिर्फ उसका गले का पट्टा मिला, लेकिन ब्लू को ढूंढते ढूंढते सारा एक तेल शिविर में पहुंच गई। वो उन खुरदुरे और सख्त आदमियों के बीच बिना डरे घूम रही थी। वहीं उसकी मुलाकात फिर से बर्ड से हुई, वही आदमी जो कैफे में था। सारा ने उससे कहा, हम पहले कैफे में मिले थे। बर्ड के साथी मेस ने कहा, हाँ वही होगा। बर्ड भी तेल की तलाश में था। वो खुद को खोजी और वाइल्ड कैट कहता था। सारा ने समझाया कि उसकी जमीन के नीचे तेल है। पन्नुकी ने उसकी जमीन को रोक रखा था और ये कहकर उसे हटाना चाहता था कि वहां कुछ नहीं है। उन्होंने एक दलाल भी भेजा था जो उसे जमीन बेचने के लिए उकसा रहा था और सूखी जमीन के बदले $6 प्रति हेक्टेयर की पेशकश कर रहा था। अब सारा को एक साझेदार की जरूरत थी, किसी ऐसे इंसान की जो तेल बाहर निकालने में उसकी मदद कर सके। लेकिन बर्ड ने हंसते हुए कहा, गुड लक हनी बी,
ये सुनकर सारा को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं तुम्हें एक बिजनेस ऑफर दे रही हूं और तुम मुझे बच्चे की तरह ले रहे हो। बर्ड उठकर फिर से सारा के पास आया। उसने उसकी जमीन के बारे में पूछा। बर्ड के पास खुद का कोई उपकरण नहीं था। सारा ने कहा, कोई बात नहीं, पन्नू की सारा सामान मेरी जमीन पर छोड़ कर गया है। ये सुनते ही बर्ड ने अपने साथी मेस को पकड़ा और सारा के साथ चल पड़ा। लेकिन सारा ने कहा, जाने से पहले हमें अपनी शर्तें तय करनी होंगी। दोनों ने 50-50 के बंटवारे पर सहमति बनाई और हाथ मिलाया। जब बर्ड ने पहली बार वहां रखा शानदार उपकरण देखा तो वो खुश हो गया। उसने कहा, ये मिट्टी भी बेहतरीन है, ये एक क्लासिक संरचना है। बर्ड ने सारा के माता पिता का आशीर्वाद लिया और ड्रिलिंग शुरू कर दी। पन्नू की पहले ही लगभग 300 मीटर तक खुदाई कर चुका था। जब उन्होंने उस जगह को छोड़ा तो उसका नया नाम रखा गया, सारा का तेल। एक दिन बातचीत के दौरान बर्ड ने बताया, मैं और मेस ने पहले सोने चांदी से शुरुआत की थी और अब तेल तक पहुंच गए हैं। हमने हर मुमकिन कोशिश की है। एक बार मैंने एक कुएं से हजारों डॉलर कमाए थे और फिर अगले सूखे कुएं में सब गवा दिया। उन्हें पूरा यकीन था कि यहाँ तेल है, सवाल सिर्फ ये था कि कितना। तभी बिग जिम वहां आ पहुंचा। मेस दौड़कर अंदर गया और हथियार उठा लिया। बिग जिम ने कहा, ये मेरी जमीन है, मैं तुम्हें 20 मिनट देता हूं यहां से निकलने के लिए। उसके पास कॉन्ट्रैक्ट था। बिग जिम तारीख चूक चुका था और उसने उसे बदल दिया था। सारा ने कहा, ये तो स्कूल में बच्चों की नकल से भी बदतर है। बर्ड ने बिग जिम पर हथियार तान दिया। बिग जिम ने बर्ड को ठग कहा, औरतों से पैसे ठगने वाला। बिग जिम ने लगभग $20 प्रति एकड़ की पेशकश की, लेकिन सारा ने साफ कहा, मैं नहीं बेचूंगी। जब बिग जिम वहां आया तो बर्ड को समझ आ गया कि यहाँ बहुत ज्यादा तेल है और इसी वजह से वो लड़ाई पर उतर आए हैं। एक दिन जब ड्रिलिंग चल रही थी, मशीन में खराबी आ गई। बर्ड ने मेस से मशीन रोकने को कहा। सबको डर था कि कहीं मशीन फट ना जाए। मेस नीचे से देखकर बोला कि मशीन फंस गई है। वे लगभग 450 मीटर गहराई तक पहुंच चुके थे, लेकिन यहीं काम रुक सकता था। सबको लगा कि अब ड्रिलिंग छोड़नी पड़ेगी, लेकिन मेस ने कहा कि ढीली चट्टान को विस्फोटक से उड़ाया जा सकता है। बर्ड को यह बहुत जोखिम भरा लगा और इसके लिए बहुत ज्यादा विस्फोटक चाहिए था। तभी सारा ने कहा, कोई हैरानी नहीं कि तुम्हें हमेशा सूखे कुएं ही मिलते हैं, तुम बहुत जल्दी हार मान लेते हो। मेस ने दीवार पकड़ने वाले हुक से कोशिश करने का सुझाव दिया, लेकिन यह तरीका आधे मौकों पर ही काम करता था। ऊपर से ऐसे हुक मिलना मुश्किल था और इसके लिए और उपकरण चाहिए थे, जिससे खर्च बढ़ जाता। सारा ने कहा, मेरे शिक्षक कहते हैं कि जिंदगी में हर चीज की एक कीमत होती है, यहाँ असली कीमती चीज क्या है? ये सुनकर बर्ड को एक विचार आया। वो सारा और एक नमूने के साथ एक भूवैज्ञानिक के पास गया ताकि उसकी जांच करवाई जा सके। इस जांच में $10 लगने थे। बर्ड ने अपने कपड़ों में पड़े नोट गिने और जैसे तैसे $10 जुटाए। जांच में कुछ घंटे लगने वाले थे। बर्ड और सारा टहलने निकले। तभी बर्ड की मुलाकात एक महिला से हुई। बर्ड ने दावा किया कि वो उसके दिवंगत पति को जानता था, जो उसके नाम पर छोटे तेल अनुबंध खरीदना चाहता था। बर्ड अपनी बातों से उस महिला को उलझाता रहा। उस महिला ने बर्ड को खाने पर बुलाया। बर्ड पहले भी एक बार इस महिला से छेड़खानी कर चुका था। थोड़ी देर बाद भूवैज्ञानिक ने उन्हें बताया कि तेल अभी भी करीब 1000 फीट नीचे है और ये अच्छा तेल नहीं है, क्योंकि इसमें नमकीन पानी की मिलावट बहुत ज्यादा है। बर्ड और सारा फिर से निराश हो गए, लेकिन बर्ड को अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वे वहीं कुछ देर रुके रहे। जैसे ही भूवैज्ञानिक बाहर निकला, बर्ड ने उसे पकड़ लिया और पूछा, तुम कहां जा रहे हो? भूवैज्ञानिक ने बताया कि वो ये नमूना पनूकी के पास ले जा रहा है। उन्होंने ये नमूना उसे पैसे देकर खरीदा था। अब जरूरी था कि इसकी जांच सही जगह करवाई जाए। बर्ड ने कहा कि पहाड़ियों के ऊपर एक बूढ़ा आदमी रहता है जो असली काम जानता है। उसने एक ऐसा शब्द बोल दिया जो नस्ल भेदी था। ये सुनकर सारा को बहुत गुस्सा आ गया। बर्ड समझ गया कि उससे गलती हो गई है। उसने सारा से माफी मांगी। सारा ने कहा कि कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं। बर्ड ने कहा, मैं वैसा नहीं हूं। सारा ने कहा कि अब जो शहर बनने वाला है वो टाफ्ट है, वो एक अश्वेतों का शहर है, या था। वे ऐसे आदमी को ढूंढ रहे थे जिसके पास किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी, लेकिन वो दावा करता था कि वो जिंदा किसी भी भूवैज्ञानिक से ज्यादा जानता है। उस आदमी ने जांच के लिए $5 मांगे। बर्ड और सारा वहीं बैठे रहे जब तक जांच पूरी नहीं हो गई। जैसे ही जांच खत्म हुई, भूवैज्ञानिक घबरा गया। उसने कहा कि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इसका घनत्व खतरनाक ढंग से ज्यादा है। गुरुत्व का जो मान निकला वो 40 डिग्री था, जो बहुत ही दुर्लभ होता है। कच्चा तेल इतना शुद्ध था कि ये पूरा इलाका ओक्लाहोमा का सबसे अमीर तेल क्षेत्र बन सकता था। सारा के पास रेलगाड़ियों जितना तेल था, लेकिन कुआं जाम था और उसे ठीक करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था। मेस ने मजाक में कहा, अब क्या हम बैंक लूटे? अगले दिन बर्ड बैंक गया ताकि कर्ज ले सके। उसने अपना नमूना दिखाया। बर्ड को दीवार पकड़ने वाले हुक के लिए $2000 चाहिए थे, लेकिन बैंक ने जाम कुएं के लिए कर्ज देने से मना कर दिया। उन्हें यह बहुत जोखिम भरा लगा। जब बर्ड बाहर जाने लगा तो उसने कुछ महिलाओं को देखा।
वो कैफे के सामने उनसे छेड़खानी करने लगा। वो एक के बाद एक महिला को कैफे में ले गया। सारा दूर से ये सब देख रही थी। वो सीधे उनके पास गई और कहा, मैं बर्ड की बिजनेस पार्टनर हूं। उसने महिलाओं को समझाया कि उन्हें उपकरण चाहिए और वो बहुत महंगे हैं। बर्ड दूसरी लड़की से भी बात कर रहा था। उसने कहा, वो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि वो तुम्हें ज्यादा पसंद करता है। कैफे की वेट्रेस ने किसी जज को बुला लिया। जैसे ही बर्ड और सारा ने जज को देखा, वे उठकर वहां से चले गए। बर्ड ने जाकर विस्फोटक खरीदे। दुकानदार ने सारा को देखा और उसकी तरफ बढ़ा। बर्ड ने कहा, ये मेरी तरफ से है। जैसे ही दुकानदार कुछ नस्ल भेदी कहने वाला था, बर्ड ने उसे मार दिया। जब वे घर पहुंचे तो मार्शल ने बताया कि क्री जनजाति के कुछ बच्चों को उनकी नींद में मार दिया गया है। वो बाकी परिवारों को चेतावनी देने आया था। सारा घर के अंदर जाकर रोने लगी। वे बच्चे उसके सहपाठी थे। रोज डर गई। उसने बर्ड से कहा, मेरी बेटी मेरी जमीन का नमक है और मेरे आसमान का सूरज है। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगले दिन मेस ने बर्ड से पूछा, तुमने उस विधवा को उसके पैसों के बदले क्या दिया? यकीनन तुम्हारे पास जितना है उससे ज्यादा, और ऐसे काम के लिए आदमी जेल जाता है। बर्ड ने कहा, हमें पैसों की जरूरत थी और मैंने इंतजाम कर लिया है। अब जल्दी करो और काम पर लगो। उन्होंने फिर से इंजन चालू किया। सब खुश थे कि काम फिर से शुरू हो गया है, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। मशीन फिर से फंस गई। उसी समय कई गाड़ियां उनकी तरफ आती दिखाई दी। पनुकी का वकील सारा को कुछ कागज देने आया था। यह मुकदमा था जिसमें पनुकी अपनी सारी मशीनें वापस मांग रहा था और पूरे तेल पर दावा कर रहा था। उनका कहना था कि सारा ने गैर कानूनी तरीके से उन्हें जमीन से बाहर निकाला है, क्योंकि एक उप समझौते पर उसके हस्ताक्षर थे। बर्ड हंस पड़ा। उसने कहा, एक 11 साल की लड़की ने तुम्हें बाहर निकाल दिया? बर्ड ने साफ चेतावनी दी कि अगर पनुकी का कोई भी आदमी इस जमीन पर पैर रखेगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। वकील ने कहा कि उसके मालिक की तरफ से बर्ड के लिए एक उदार प्रस्ताव है। उसने ये भी कहा कि यह मामला सालों तक अदालत में चल सकता है, लेकिन बर्ड ने प्रस्ताव सुने बिना ही मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने उसे मारना शुरू कर दिया। बर्ड बिग जिम के साथ गाड़ी में बैठा था। बिग जिम ने कहा, देखो कितना शानदार सौदा है, लेकिन इतनी सारी दौलत का ये छोटी लड़की क्या करेगी? अदालतों को भी चिंता थी। स्थानीय जज इतने आलसी थे कि वे अनपढ़ और कम उम्र के पूर्व गुलाम लोगों के मामलों में पड़ना नहीं चाहते थे। राज्य पूरी तरह गोरे प्रतिनिधियों के हाथ में था। बर्ड को बस सारा का प्रवक्ता बनना था और फिर वो जमीन पनुकी को बेच सकता था। बर्ड ने थोड़ा सोचा और बदले में 15 पॉइंट्स की मांग रख दी। बिग जिम ने कहा कि आमतौर पर लाइसेंस फीस 12.5 होती है। बर्ड ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं इस लड़की के खिलाफ जाऊं तो मुझे पूरा फायदा मिलना चाहिए। बिग जिम मान गया। इसके बाद बर्ड सारा के पास गया और उसके पूरे परिवार से कहा कि हथियार उठाओ और घर छोड़ दो। रोज डर से कांप रही थी। उसने कहा, अगर तुम्हें जमीन चाहिए तो ले लो। रोज को सिर्फ अपनी बेटी की सुरक्षा की चिंता थी। बर्ड ने मेज से पनुकी वाले सौदे के बारे में बताया। उसने कहा कि उन्हें 15 पॉइंट्स मिलेंगे। उसने ये भी कहा कि तुमने सारा की माँ की बात सुनी है, वे जमीन देना चाहते हैं और कुआं भी जाम है। सबसे अच्छा यही है कि बड़े लोग आएं और नया कुआं खोदें। लेकिन मेज सारा से गद्दारी नहीं करना चाहता था। उसने कहा कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वे कभी किसी रंगीन लड़की को इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने नहीं देंगे, और वैसे भी मैं बाद में तुम्हारा नुकसान पूरा कर दूंगा। जब सारा का परिवार घर लौटा तो उनका कुत्ता वापस आ चुका था। वो जिंदा था। उसे देखकर सब बहुत खुश हो गए। उसी शाम रोज ने सारा से पूछा, अगर मैंने पहले पूछा होता तो पुराने ब्लू को वापस पाने के लिए तुम क्या देती? सारा ने कहा, सब कुछ। रोज ने पूछा, क्या तुम अब भी ऐसा ही सोचती हो? रोज को लगा कि ये एक इशारा है। अगले ही दिन बर्ड सारा से सहमति के कागजात पर हस्ताक्षर कराने आया। सारा ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरी जिंदगी के मालिक बन जाओगे? बर्ड ने कहा, मुझे तुम्हारे भरोसे की जरूरत है, क्योंकि मैं सिस्टम को जानता हूं और उसका इस्तेमाल करना भी। सारा दस्तखत करते समय अपने माता पिता की तरफ देखती रही। उसने बर्ड से पूछा, तुम मेरी रक्षा करोगे ना? बर्ड ने हाँ कहा। सारा ने दस्तखत कर दिए। अब सब कुछ जांचा जाना था। ये साबित करने के लिए मुकदमा चलेगा। सारा ने पहले की तरह बर्ड से हाथ मिलाया। बर्ड वहां से चला गया। जो को बर्ड पर ज्यादा भरोसा नहीं था। उसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को दौलत के पीछे भागते हुए देखा था। क्या उस पर भरोसा करना सही था? सारा को लगा कि हाँ, लेकिन उसके पिता को नहीं लगा। सारा की माँ ने कहा, मैं रसोई की मेज पर खड़े होकर कसम नहीं खाऊंगी। हम किसी इंसान के दिल में क्या चल रहा है ये नहीं देख सकते, लेकिन कल हम सिर उठाकर अदालत जा सकते हैं। इसका मतलब था कि सारा को जज के सामने बोलना होगा। रोज ने कहा, भगवान तुम्हें सही शब्द देंगे। अदालत के बाहर कई अश्वेत लोग सारा के समर्थन में इकट्ठा हुए और गोरे सुधारकों के कानून के खिलाफ खड़े हुए, क्योंकि कई सुधारक तेल वाली जमीन वफादार लोगों से छीन लेते थे। अब सबको पता चल चुका था कि सारा की जमीन के नीचे तेल है। सारा अदालत पहुंची। एक महिला मिस बैरेट ने सारा की तरफ से सेवा देने की पेशकश की, लेकिन जज ने मना कर दिया। जज ने सारी बात सारा से ही साफ करने को कहा।
सारा ने पूछा, मेरे पिता ऐसा क्यों नहीं कर सकते? राज्य ने मुझे ये जमीन मेरे पूर्वजों की वजह से दी है। उसने कहा, जब इस जमीन पर सिर्फ झाड़ झंखाड़ उगते थे तब ये मेरी थी, लेकिन जब लोगों को पता चला कि इसमें तेल है तो उन्हें लगा कि ये उनकी हो गई और इसके लिए उन्हें गोरी कसम चाहिए थी। सारा बस वही रखना चाहती थी जो उसे दिया गया था। उसने कहा, क्या कानून इसी के लिए नहीं होता? अदालत में बैठे अश्वेत लोग सारा के समर्थन में बोलने लगे। जज ने सुनवाई मंजूर की और बियर्ड की तरफ देखा। बियर्ड के दिमाग में कई विचार चलने लगे। जैसे ही वे बाहर निकले, जो ने बियर्ड से कागजों की एक प्रति मांगी। मिस बर्नार्ड उसकी तरफ से सब कुछ देख रेख करेंगी। बियर्ड ने उसे कागज दे दिए। बियर्ड ने सारा से कहा, मैं बस चाहता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा करो। उसने कहा कि उसे 15 पॉइंट्स चाहिए और ये सिर्फ उसकी जमीन के लिए नहीं बल्कि उसके आसपास की हर संपत्ति के लिए होंगे। बियर्ड जानता था कि सारा की जमीन का ग्रेविटी मान 46 है। बिग जिम आसपास की जमीनें इसलिए खरीद रहा था ताकि उनका तेल चुरा सके। बिग जिम ने चुपचाप बियर्ड की शर्तें मान ली। बियर्ड ने कहा, मैं ये भी चाहता हूं कि तुम्हारी सुरक्षा की पूरी गारंटी हो। सारा ने देखा कि बियर्ड पनूकी के दफ्तर में कैसे दाखिल हुआ। वो उसके पास गई और बोली, तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए सही काम करोगे। बियर्ड ने कहा, मैं करूंगा। मेरे पास एक योजना है। तेल का कारोबार बहुत बेरहम होता है, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। लेकिन सारा ने कहा, यहां बात मेरी नहीं है, मेरी आत्मा की है मिस्टर बियर्ड स्मिथ। मेस ने सारा के परिवार को घर छोड़ दिया, लेकिन वापस आते समय उसने एक छिपी हुई गाड़ी देखी। वे पनूकी के आदमी थे। उन्होंने बंदूकें निकाल ली और मेस को घेर लिया। मेस ने भी अपनी बंदूक निकाली, लेकिन वे दो थे। उन्होंने मेस को मार डाला। जब रोज ने गोलियों की आवाज सुनी तो उसने अपने दोनों बच्चों से कहा कि वे क्री नेशन की तरफ भागे। पनूकी के आदमी उसके घर के सामने आ चुके थे। रोज ने चाकू पकड़ लिया और जो ने अपनी बंदूक उठा ली। थोड़ी देर बाद बियर्ड ने देखा कि पनूकी के आदमी वहां से जा रहे हैं। मिस बर्नार्ड बियर्ड के सामने आई। वो अपने साथ एक पत्रकार मिस्टर फराह को लेकर सारा को लेने आई थी। बियर्ड ने उनसे कहा कि वे उसे भी साथ ले चले। जब वे वहां पहुंचे तो जो बंदूक लेकर बाहर आया। उसने बताया कि पनूकी के आदमी सारा की वजह से आए थे और उन्हें भगाने के लिए उसे गोली चलानी पड़ी। बियर्ड मेस को ढूंढने गया, लेकिन उसे सिर्फ उसकी लाश मिली। मिस बर्नार्ड ने कहा, अगला निशाना सारा है। वे तुम्हारे लिखे हुए कागजों के आधार पर जमीन पर मुकदमा कर रहे हैं। वे तुम्हें इसलिए मारना चाहते हैं ताकि मेरी जैसी कोई और अदालत ना जा सके। बियर्ड ने कहा, अगर हम दोबारा जज के पास जाएं और आरोप उठाकर तुम्हें सौंप दे तो क्या होगा? लेकिन इसके लिए पहले सारा को ढूंढना होगा। सारा, उसका छोटा भाई और कुत्ता साउथ स्ट्रीम में अपने लोगों का इंतजार कर रहे थे और मां के निर्देशों का पालन कर रहे थे। पनूकी के आदमी क्री इलाके में घुस आए। उन्होंने एक रंगीन लड़की के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ लड़की चाहिए। जब कोई जवाब नहीं मिला तो वे आगे बढ़ गए। इसी बीच सारा प्रार्थना कर रही थी। उसने कहा, मेरी मदद करो यीशु। तभी उसने एक गाड़ी को अपनी तरफ आते देखा, लेकिन वे पनूकी के गुंडे थे। सारा ने अपने भाई से कहा कि वो भाग जाए। गुंडों ने उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। तभी स्थानीय पुलिस वहां पहुंच गई। सारा का परिवार भी उनके पीछे आ गया। रोज अपने बच्चों से दोबारा मिल गई। सारा को मेस की हत्या के बारे में पता चला। बियर्ड ने उससे हर चीज के लिए माफी मांगी। बर्नार्ड जज के पास गई और कहा कि इस बच्चे की कस्टडी दोबारा देखी जानी चाहिए, क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि उसकी जान लगातार खतरे में है। जज ने बात समझी और कागजों में एक गलती निकाली। बियर्ड ओक्लाहोमा का निवासी नहीं था, बल्कि टेक्सास का था, लेकिन कागजों में उसने खुद को ओक्लाहोमा का निवासी बताया था। वो ओक्लाहोमा में स्थायी निवास साबित नहीं कर सका। इस वजह से उसकी कस्टडी अपने आप रद्द हो गई। सारा ने मिस बर्नार्ड को अपनी नई वकील बना लिया। बिग जिम ने कहा, तो क्या तुम लोग जंग चाहते हो? जो ने उनसे कहा कि नहीं, बस यहां से चले जाओ। बिग जिम ने अपनी गाड़ी में मशीन गन छुपा रखी थी। ये देखकर सब लोग छुप गए। उसी समय सारा ने तुरंत कुएं में लगे डायनामाइट को उड़ा दिया। सब कुछ उबलने लगा और जमीन के अंदर से तेल बहुत तेजी से बाहर फूट पड़ा। सारा खुशी से दौड़कर उसके पास पहुंची। तभी बिग जिम बोला, ये मेरा तेल है, और उसने अपनी बंदूक निकाल ली। जब सारा ने देखा कि वो जाने लगा है तो उसने कहा, आप कहां जा रहे हैं? बियर्ड ने समझाया कि उस विधवा के पास अब 250% की हिस्सेदारी है। सारा बोली, लेकिन हम तो साझेदार हैं। इस पर बियर्ड ने सारा से पैसे लेने से मना कर दिया। सारा ने बियर्ड को पहले ही बहुत कुछ सिखा दिया था। उसने उसकी आत्मा की बात की थी, जो उससे पहले किसी ने नहीं की थी। बियर्ड बोला, मैं एक खजाना खोजने वाला हूं। बाहर मेरे लिए एक और खजाना इंतजार कर रहा है। सारा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने अलविदा कहा और चला गया। इसके बाद सारा ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ किया, लेकिन सबसे पहले उसने ये कैफे खरीदा और इसे सबके लिए खोल दिया। और इसी के साथ दोस्तों, ये कहानी खत्म होती है।